नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार संविधान की रूपरेखा जो तैयार होती है विकास की और कैसे सब चीज़ें गठित होती हैं, कौन सा अधिनियम उसकी शुरुआत माना जाता है। कल हमने 3 अधिनियम पढ़े थे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये तीनों अधिनियम पढ़े थे। इनके क्या क्या प्रावधान थे, किन किन चीज़ों की इनमें स्थापना होती है, क्या क्या नियम और कायदे कानून लागू होते हैं, वो सब चीज़ें हम कल देख चुके। अब इस कड़ी में, इस श्रृंखला में जो आगे के अधिनियम है वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। 1784 के बाद में जो पहला अधिनियम आता है आज की क्लास में वो है 1786 ईस्वी का अधिनियम। छोटा सा अधिनियम है। कब आता है? 1786 ईस्वी में। तो इसके जो दो प्रावधान हैं, ये दो ही मुख्य प्रावधान हैं, आप ये याद रखिए बस, ये काफ़ी हैं। तो इसमें पहला प्रावधान क्या है कि इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल होता है उसको मुख्य सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात वो मुख्य सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। ये इस अधिनियम का पहला प्रमुख प्रावधान है। ठीक है। दूसरा प्रावधान ये था कि जो गवर्नर जनरल था उसको ये अधिकार दिया गया कि वह किसी विशेष अवस्था में या किसी विशेष परिस्थिति में जो उसकी सलाहकार परिषद थी, जिसको गवर्नर जनरल परिषद कहा गया था, उसके निर्णयों को रद्द कर सकता था। ठीक है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वह अपनी जो परिषद थी उसके निर्णयों को रद्द कर सकता था, तथा साथ में यह अधिकार भी दिया गया कि वह उस विशेष अवस्था में स्वयं भी निर्णय ले सकता था, अर्थात परिषद के निर्णयों को रद्द करके खुद के निर्णय वो ले सकता था। तो 1786 के अधिनियम में ये दो ही बातें महत्वपूर्ण है। इन दोनों बातों को आप याद रखना। 1786 के अधिनियम के बाद जो दूसरा अधिनियम है वो है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो 1793 से एक प्रथा प्रारंभ होती है भाई कि 20 वर्ष के बाद अधिनियम जारी किए जाते हैं। और ये प्रथा कब तक चलती है? 1853 के चार्टर एक्ट तक। 1793 के बाद 1813, फिर 1833 और अंतिम 1853। ठीक है। तो 1793 का चार्टर एक्ट था, उसके जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या थे ये हम जानेंगे अभी। तो इसका जो पहला प्रावधान था वो ये था कि जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे ना, जो उनकी वैलिडिटी 20 साल तक बढ़ा दी जाती है। कितने वर्ष? 20 वर्ष। इनको 20 साल का एक लाइसेंस दिया गया कि ये व्यापार कर सकते हैं, उसको नियंत्रित रख सकते हैं। इस अधिनियम का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये था कि कंपनी के नियंत्रण में जो भी अधिकारी थे उनको वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। कि जो भारत के लिए या भारतीय क्षेत्र में शासन के लिए जो कोष बनाया गया था उससे ही कंपनी के अधिकारियों को जो है वो वेतन दिया जाने लगता है। और ये व्यवस्था 1919 तक अनवरत जारी रहती है। 1793 से शुरू होकर 1919 तक जारी रहती है। ठीक है। इसका जो अगला मुख्य प्रावधान था वो ये था कि गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बम्बई, याद रखना, मद्रास और बम्बई दोनों जो क्षेत्र थे उन पर जो अधिकार था वो स्पष्ट कर दिया गया था। ठीक है। और अगला जो प्रावधान था वो ये था कि मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। क्योंकि सेनापति बना दिया जाता है तो फिर परिषद का सदस्य तो स्वतः माना ही जाएगा। तो ये अंतिम प्रावधान था कि मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य स्वतः ही मान लिया जाता है। ठीक है। ये छोटा सा एक्ट था 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
ठीक है। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के जो प्रमुख कारण है कि इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो देखते हैं। तो इसमें जो पहला कारण था वो ये था कि एक तो 1793 से लेकर 1813 तक 20 साल हो गए थे, तो कंपनी की जो वैलिडिटी बढ़ाई गई थी 1793 में वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो एक तो उसको रिन्यू किया जाता है यहाँ पे। दूसरा, जो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली है उसकी नीति भारत में बहुत आक्रामक थी, जिसके कारण सत्ता को नुकसान की आशंका थी। और तीसरी चीज़ कि कंपनी भी अत्यधिक ताकतवर हो रही थी, तो जो ब्रिटिश ताज था उसके द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने के प्रयास में यह एक्ट लाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख कारण आप याद रखोगे। वैसे कोई पूछता नहीं है कारण, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि ये तीन कारण थे जिनकी वजह से 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। अब इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो देखते हैं कि वो क्या क्या थे। तो पहला प्रावधान वही सेम सा है कि अगले 20 वर्ष तक कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया जाता है, उनको व्यापार और राजस्व पर नियंत्रण दे दिया गया अगले 20 वर्ष तक। ठीक है। दूसरा, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है कि व्यापार और राजस्व में नियंत्रण तो दिया जाता है, लेकिन वो ही क्या है, सर्वे सर्वा नहीं थी, उन पर ब्रिटिश ताज की नज़र थी। ठीक है। जो चीन के साथ चाय का व्यापार होता था ना, उस पर अभी तक भी कंपनी का ही एकाधिकार बना रहता है। एक तरफ तो सारे व्यापार है उनसे एकाधिकार हटा दिया जाता है, लेकिन चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता है उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। अगला प्रावधान ये था कि जो कंपनी के भागीदार थे, जो कंपनी के शेयर होल्डर थे या जो पार्टनर्स थे, ठीक है, इन्वेस्टर्स, उनको क्या किया गया कि भारतीय राजस्व था उसमें से 10.5%, 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। किस अधिनियम में? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है। अगला जो प्रावधान था वो ये था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए इस अधिनियम में सर्वप्रथम 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाती है। याद रखना भाई, यही पहला अधिनियम था जिसमें भारतीयों की शिक्षा की बात आती है। इससे पहले एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई थी। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया तथा उसके लिए धनराशि का भी प्रबंध किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी भाई भारतीयों की शिक्षा के लिए, कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। किसके द्वारा? ब्रिटिश राज के द्वारा। ठीक है। इसका जो अंतिम और प्रावधान था वो ये था कि काफ़ी लंबे समय से मांग थी ईसाई धर्म प्रचारकों, या उनको ईसाई मिशनरी भी बोल सकते हो, उनकी वो काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि उनको भारत में प्रचार प्रसार के लिए जो ब्रिटिश शासन है वो सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो इस एक्ट में उनकी बातें मानी जाती है और उनको ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं शासन के द्वारा। ठीक है। ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। याद रखना, छोटा सा है। एक चीज़ महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाती है। ये चीज़ जरूर याद रखना, हाईलाइट हो सकती है एग्जामिनर की आंखों में। ठीक है। उसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है, 1813 के ठीक 20 साल बाद में। तो इसमें क्या किया गया, जो मुख्य प्रावधान थे उनमें पहला यह था कि अंग्रेजों को बिना किसी परमिशन, बिना किसी एप्लीकेशन के
भारत में आने तथा यहाँ पर जो संपत्ति है वो खरीदने का अधिकार मिल जाता है, कि कोई भी अंग्रेज यहाँ आ सकता था तथा यहाँ पर संपत्ति खरीद सकता था। उसके लिए उसको किसी प्रकार की अनुमति जरूरी नहीं की गई। ये इसका पहला प्रावधान था। ठीक है। अगला प्रावधान था कि कंपनी के अधिकारों को फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 1853 तक कंपनी के अधिकार यथावत रहेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है। प्रमोशन कर दिया जाता है कि वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। ठीक है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम याद रखना भाई। ठीक है। फिर अगला प्रावधान ये था कि इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी का मतलब जो शासकीय क्षेत्र थे, कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की खुद के कानून बनाने की जो शक्ति थी उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी खुद के लिए कोई कानून अब नहीं बना पाएंगे। ठीक है, याद रखना है ये चीज। अगला प्रावधान कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो सलाहकारी परिषद थी, जो उसके शासन में प्रशासन में सहयोग करती थी, उसके सदस्यों की संख्या को 3 से बढ़ाकर वापिस 4 कर दिया जाता है। अब देखो भाई, पीछे का रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें गवर्नर परिषद के सदस्यों की संख्या है वो 4 से घटाकर 3 की जाती है? तो आपका उत्तर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नर परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 4 से घटाकर 3 कर दी जाती है। लेकिन 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें सदस्यों की संख्या को 3 से बढ़ाकर पुनः 4 कर दिया जाता है। ठीक है। और इसमें जो चौथा सदस्य है वो कानून विशेषज्ञ के रूप में आता है। ठीक है, कानून विशेषज्ञ के रूप में चौथा सदस्य शामिल होता है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि जो पहला कानून विशेषज्ञ था उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड मेकाले। कौन? लॉर्ड मेकाले। ठीक है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला कानून विशेषज्ञ कौन था। तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड मेकाले। ठीक है। फिर नेक्स्ट, इस एक्ट के प्रावधान में स्पष्ट किया गया कि जो सिविल सेवा थी उसमें चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। खुली प्रतियोगिता अर्थात एग्जाम की व्यवस्था की जाती है, कि जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा या जो भी कंडीशन रखी जाती है वो क्वालिफाई या उनमें पूर्ण करेगा, वो कंडीशन पूरी करेगा, उसका चयन होगा। ठीक है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई कंपनी है वो किसी भी भारतीय को रंग, धर्म, जाति के आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं कर सकती जब वह उस पद की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये एक अच्छा प्रावधान था इस एक्ट में कि किसी भी भारतीय को किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा उसके रंग, धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर। यह स्पष्ट प्रावधान किया जाता है इसमें। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई और यह प्रावधान कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना यह चीज़। फिर इस एक्ट का 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसका सबसे और मुख्य प्रावधान जो था ना वो ये था कि भारत से दास प्रथा को समाप्त कर देना। यही वो पहला अधिनियम था जिसमें भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। कौन सा अधिनियम? 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें पहली बार दास प्रथा को
गैर कानूनी घोषित किया गया तथा इस दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल को उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया तथा इसी प्रक्रिया में याद रखना भाई कि 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय के शासनकाल में दास प्रथा उन्मूलन एक्ट अस्तित्व में आता है या पारित होता है, जो क्या है कि दास प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखना, कोई पूछे कि किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो आप बताओगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। और कोई पूछे कि दास प्रथा उन्मूलन एक्ट कब पारित होता है, कौन से वर्ष में, तो आपका आंसर आएगा 1843। क्या होता है 1843 में? दास प्रथा उन्मूलन एक्ट। ठीक है, यह था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। अब इसके बाद अगला जो अधिनियम आता है इस कड़ी में वो है 1853 का चार्टर एक्ट। पूरे 1833 के 20 साल बाद में यह श्रृंखला कब से चलती है? 1793 में। तो इस श्रृंखला का ये क्या है? अंतिम अधिनियम था, यहाँ पर आकर द एंड। ठीक है, इसके बाद 20 वर्षों वाली परंपरा बंद हो जाती है। ठीक है, ये जो 1853 का एक्ट था ये एक सेलेक्ट कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट पर आधारित होता है। और इस सेलेक्ट कमेटी का जो कार्य था वो ये था कि ये ब्रिटिश भारत सरकार में या भारतीय ब्रिटिश सरकार जो थी इसमें स्थानीय जो प्रांत थे, जो स्थानीय प्रांत थे उनके प्रतिनिधित्व को शामिल करने की सिफारिशों पर थी कि भाई जो भारतीय ब्रिटिश सरकार है इनमें जो स्थानीय प्रांत है इनके प्रतिनिधित्व को भी इस सरकार में शामिल किए जाए। इससे फायदा क्या था कि वो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जन की आवाज़, अपने भारत के लोगों की आवाज़ उस ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सकें जो कानून निर्माण का कार्य करती थी। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं वो देखते हैं। चलिए, पहला प्रावधान ये था कि कंपनी भारतीय प्रदेशों को तब तक ही अपने अधीन रख पाएगी जब तक कि संसद चाहे। यहाँ पर कंपनी को ख़त्म करने का सीधा सीधा प्लान दिख रहा है कि जब संसद बोल देगी कि ये जगह कंपनी के अधिकार में नहीं रही तो उसी समय से कंपनी का उस जगह से अधिकार खत्म हो जाएगा। मतलब कंपनी पर पूर्णतया अंकुश लगा लिया गया कि जब तक संसद चाहेगी तब तक ही कंपनी किसी भारतीय प्रदेश को अपने अधीन रख पाएगी। ठीक है, जो दूसरा प्रावधान था वो ये था कि डायरेक्टरों की संख्या, डायरेक्टर थे जो शासन प्रशासन में सहयोग करते थे, ठीक है, जो संचालन करते थे, उनकी संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी जाती है? 18। ठीक है, तथा इसमें एक प्रावधान और किया जाता है कि ये जो 18 थे ना इनमें से भी 6 जो हैं वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, कि जो 6 सदस्य हैं 18 में से वो तो सीधे सीधे ब्रिटिश सम्राट अपने लोगों को नियुक्त कर देगा। ठीक है, अगला जो प्रावधान था वो ये था कि 1853 का जो एक्ट है उसके द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं। भाई याद रखना क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो सलाहकारी संस्था थी, जो कानून निर्माण संस्था थी, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, विधायी कानून बनाने वाले कार्य अलग कर दिए जाते हैं तथा एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य अलग कर दिए जाते हैं कि कानून बनाने वाली संस्था अलग होगी तथा उनका क्रियान्वयन, उनका लागू करने वाली संस्थान अलग होंगी। ठीक है, और इन्हीं विधायी कार्यों हेतु 6 नए पार्षद जोड़े जाते हैं जिनका चुनाव क्रमशः बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा की
स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया गया। अतः कह सकते हैं कि इस एक्ट से स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी शुभारंभ होता है। ठीक है, कि इस एक्ट के द्वारा ही स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ होता है, या भारतीय ब्रिटिश सरकार में भारतीय स्थानीय लोगों की पहुंच बननी शुरू होती है। किस एक्ट के द्वारा? 1853 का चार्टर एक्ट। याद रखना। अगला जो प्रावधान था वो ये था कि भारत का गवर्नर जनरल अब बंगाल के शासन से मुक्त हो गया था, अर्थात उसे बंगाल से विमुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये क्या प्रावधान किया गया कि वह अब भारत के शासन को केंद्रीय रूप से संभालेगा। ठीक है, केंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से होती है, केंद्रीकरण वाले केंद्रीय व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, कि वह अब भारत के शासन को केंद्रीय रूप से संभालेगा, अर्थात भारत का गवर्नर जनरल केंद्र में रहेगा तथा उसके अधीन अन्य क्षेत्रों में गवर्नर रहेंगे। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि 1853 का जो एक्ट था इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींवें रखी थी। ठीक है, अब याद करो कि 1833 के एक्ट में एक प्रावधान था कि प्रतियोगी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता का, ठीक है, खुली प्रतियोगिता का आधार माना गया था। ठीक है, कि जो प्रतियोगी उस परीक्षा को या उस जो भी टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण वो आदेश कैंसिल करना पड़ता है। तो 1853 के एक्ट में पुनः एक बार ये व्यवस्था की गई कि भारतीय सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा, कैसी प्रतियोगिता परीक्षा? खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तथा इसी के संदर्भ में 1854 में, कब? 1854 में, याद रखना, भारतीय सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया जाता है। याद रखना कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु एक समिति गठित होती है। नाम पूछ ले तो कि बताइए वो समिति कौन सी थी, तो आपका आंसर आएगा मैकाले समिति। कौन सी समिति? मैकाले समिति। तथा जो कानून सदस्य था ना, जिसको वापस 3 से बढ़ाकर 4 किया जाता है, ठीक है, तो उस समय तो क्या था, उसको जो मतदान था ना उससे वंचित रखा जाता है। उसे सिर्फ भारतीय गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य ही माना जाता है, लेकिन उसे मतदान से वंचित रखा जाता है, मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन जो 1853 का एक्ट था उसके द्वारा कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य माना गया तथा वो भी वोटिंग आदि के अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से 1853 का एक्ट यहीं पर समाप्त होता है। आगे की क्लास में 1858 के भारत शासन अधिनियम से, या 1858 का जो अधिनियम है उससे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बताई गई बातें आपके लिए उपयोगी थी। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा कार्य अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।